नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आवासीय मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्री बोर्ड थर्ड अभी संपन्न हुए हैं। प्री बोर्ड थर्ड के दौरान कक्षा 10वीं के लिए जो हिंदी का प्रश्न पत्र आया, वही प्रश्न पत्र लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ ताकि हम इसको ऑनलाइन हल कर सकें। और प्रश्न पत्र को हल करते समय हमें कौन सी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरह से प्रश्नों को समझ करके उसके उत्तर देने चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे ताकि बच्चों के सही अंक इस प्रश्न पत्र के दौरान आ जाएं। 80 अंक का प्रश्न पत्र है और इसके दो भाग हैं, खंड ए और ब। पहले खंड में MCQ यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। आंतरिक विकल्प दिए होते हैं 4 और 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना होता है और उस विकल्प को चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह से सही उत्तर को चिन्हित कर पाएंगे, इस विषय पर हम बातचीत अब आगे करेंगे। पहला जो भाग है उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है। अपठित गद्यांश में हल करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि आप उसे इस तरह से पढ़िए कि आपको उसकी विषय वस्तु समझ में आ जाए कि किसके बारे में क्या बताने का प्रयास किया गया है, क्या उद्देश्य यहाँ पर आपको लेखक का लगता है, क्योंकि उसी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वे आपको यहाँ पर मिलेंगे और उनका उत्तर ही आपको यहाँ पर चिन्हित करना पड़ेगा। जैसे पहला जो गद्यांश है, इसमें पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरा, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। तीसरा, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा तथा किसी भी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहां की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन में बदलता है। अवकाश के दिनों में यह हमारा वह सच्चा साथी है जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। मनोरंजन के शेष साधनों की तुलना में यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। तो आपने यहाँ पर देखा कि पुस्तकालय यहाँ पर विषय वस्तु के रूप में आया है और पुस्तकालय से होने वाले लाभ, पुस्तकालय का उद्देश्य और मनुष्य के जीवन में पुस्तकालय का क्या लाभ होता है, किस तरह से हम पुस्तकालय को प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अर्थात अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। जब आपने ये पढ़ा पुस्तकालय के बारे में तो आप इसकी विषय वस्तु से परिचित हो चुके हैं, यानी कि लेखक इसमें किसके बारे में क्या कहना चाहता है ये आपको स्पष्ट हो चुका है। तो पहला प्रश्न है, ये पूछता है कि पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये पूछता है। तो आपको सबसे पहले ही इसका उत्तर मिल जाता है कि पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ ज्ञान वृद्धि है। तो आपको अन्य कुछ भी नहीं सोचना है। सही प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आप यहाँ पर इसमें निशान लगा देंगे और ये हमारा जो उत्तर है वो बन जाता है कि ये उत्तर है, अर्थात ज्ञान वृद्धि। ज्ञान वृद्धि यहाँ पर उत्तर आएगा। ये जो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो नीचे भी हाईलाइट हो गया है वो इसमें नहीं आएगा, केवल ज्ञान वृद्धि इसका उत्तर आएगा। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ आया था उच्च शिक्षा तथा किसी भी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, यानी कि इसका जो तीसरा विकल्प है उच्च शिक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के आकांक्षी होता है, इच्छा जिनके होते हैं, जिन विद्यार्थियों के, उसे कहते हैं आकांक्षी। तो इसका उत्तर होगा 3। फिर है पुस्तकालय हमारे किस समय का सच्चा साथी है, किस समय का, और ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सा समय है जिसको हम वहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये अवकाश का जो समय होता है इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो अवकाश यानी जो
खाली समय होता है हमारा, जब हम छुट्टी हमारे समय होती है, अर्थात हमारे पास छुट्टी होती है, खाली समय होता है, उसको हम पुस्तकालय के दौरान पुस्तकालय में प्रयोग में ला सकते हैं। पुस्तकालय मनोरंजन का किस प्रकार का साधन है? मनोरंजन का देखिए, महंगा भी नहीं है, विलंब से भी प्राप्त नहीं होता है और निरर्थक भी नहीं है, यानी कि इसमें क्या आएगा, सुलभ है और सस्ता साधन है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। मनोरंजन हम इसके माध्यम से एक ऐसा मनोरंजन जो हमें वास्तव में सफलता की ओर भी लेकर जाता है, इस तरह का मनोरंजन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुलभ और सस्ता मनोरंजन होता है ये। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, तो आपको ये देखिएगा कि यहाँ से आपको जो योगदान पुस्तकालय नहीं देता है वो आपको चुनना है। यानी कि जो पुस्तकालय आपको सकारात्मक योगदान आपके जीवन में देता है वो नहीं, बल्कि जो नकारात्मक यहाँ आएगा वो आपको चुनना है। तो देखिए, पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना है, ये उसका सच्चा लाभ है। अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देता है, ये भी उसका लाभ है। उपदेश देता है, मनोरंजन भी करता है, ये भी है। लेकिन जो तीसरा है, अमानवीय बुराइयों को उभारने में, ये जो पुस्तकालय है ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा, यानी कि अमानवीय बुराइयों को उभारने में। इसी तरह से गद्यांश 2 है, ये आप देखेंगे कि अथवा में है, तो आपको या तो ऊपर वाला करना है जो सबसे पहले ये गद्यांश आया था पहले जो गद्यांश आप पढ़े थे इसके 2 भाग है, एक चॉइस में दे रखा, अथवा में दे रखा, तो आपको कोई भी एक करना होता है। अगर आपने ऊपर वाला कर दिया है तो आप उसमें लिखेंगे 1 का, यानी प्रश्न 1 का पहला भाग है। और अगर आप दूसरा करते हैं तो प्रश्न 1 अथवा लिखेंगे आप, यानी कि अथवा वाला जो भाग है वो आपने कर रखा है। इसमें भी आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इसका गद्यांश जो दे रखा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र में जीत हासिल करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बलिदान को याद करते हैं। इस दिन भारतीय नौसेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता और निष्ठा को दोहराती है। भारत की समुद्री शक्ति के प्रमुख उपादान और अभिव्यक्ति के रूप में समुद्री अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी और उसमें बढ़ोतरी के लिए भारतीय नौसेना एक अहम भूमिका का निर्वाह करती है। अधिकांशतः जनता की नज़रों से दूर खामोशी के साथ काम करने वाली इस सेना के आकार और क्षमता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वृद्धि हुई है, जो सतत रूप से बढ़ते इसके कार्य क्षेत्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके बढ़ते महत्व के अनुरूप है। नौसेना की सक्रियात्मक गतिविधियों में तदनुसार संगत विस्तार हुआ है तथा इसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र था उससे परे के क्षेत्रों का भी समावेश हो गया है। यह जानकर सुखद अनुभूति होती है कि नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की निरंतर चौकसी कर युद्ध में पेश आने वाले खतरों और चुनौतियों का हमेशा तेजी से और पूरी दक्षता के साथ मुकाबला किया है। समुद्री डकैती की रोकथाम, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय त्रासदी के दौरान तत्काल सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय नौसेना की अनवरत प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। आपने इसमें देखा कि जो नौसेना है उसका हमारे देश की प्रगति में योगदान, हमारे देश की सुरक्षा में योगदान, उनके द्वारा किए जाने वाले बलिदानों को यहाँ पर दिखाया गया है। और 1971 में जो भारत पाक युद्ध के दौरान जो नौसेना ने अपना योगदान दिया था उसके बारे में भी बताया गया है। तो विषय वस्तु आप समझ चुके हैं इसकी कि विषय वस्तु क्या है, यानी नौसेना किस तरह से अपने कर्तव्य की पूर्ति करती है, कर्तव्य का पालन करती है। तो दिसंबर के महीने में क्या मनाया जाता है, और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिसके बारे में बताया गया है ये रहा, प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर के महीने में नौसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। फिर अगला आता है कि सामना करना किस अर्थ में आता है। सामना करना मुहावरा होता है, यानी कि मुकाबला करना, उसका जो आपके सामने दुश्मन के रूप में आया है उसको खदेड़ देना, उसका मुकाबला करना। तो इसका उत्तर होगा जो विकल्प 3 है, मुकाबला करना। परंपरागत से तात्पर्य है, देखिए दोनों ये चारों आप देख सकते हैं कि लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आपको पहचानना होता है। परंपरागत, परंपरा से आगत, यानी हम कह सकते हैं कि परंपरा से
आए हुए, देखो ऊपर भी दिया वो गए हुए, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यानी ये परंपरा से जो आया हुआ है वह विकल्प होगा सही, यानी परंपरा से आए हुए। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। यह जानकर बहुत आनंद प्राप्त होता है कि हमारी नौसेना, अब आप इसमें देखेंगे कि आनंद की प्राप्ति कब होती है, जो जानकारी हमें खुशी देती है कौन सी। इसमें आप देखेंगे कि तीनों विकल्प सही आएंगे। वो सीमा की चौकसी भी कर रही है, विशाल युद्ध में भाग भी लेती है, जनता की नज़रों से दूर भी रहती है। तो तीनों ही विकल्प हैं, तो आप लिखेंगे उपरोक्त सभी। अहम भूमिका, अहम होती है महत्वपूर्ण, अहम का अर्थ यहाँ पर होगा महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसका विकल्प सही होगा 3, महत्वपूर्ण भूमिका। अब पद्यांश है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें भी चॉइस होती है, जो आप करते हैं, जिसका भी उत्तर आप देते हैं वो आपको देखना होता है कि आप अथवा वाले का उत्तर दे रहे हैं या पहला जो भाग है उसका उत्तर दे रहे हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल मैं लाऊं सजाकर भाल, जब कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, माज दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। विषय वस्तु ढूंढ कर लाएंगे आप, इसका भाव क्या है। इसका भाव है कि यह अपने देश के प्रति अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है, अपना जीवन, अपना तन, अपना मन, सब कुछ है अपने देश के ऊपर समर्पित, बलिदान कर देना चाहता है। और यहाँ पर माँ कौन है, हमारे देश की धरती। तो काव्यांश में माँ किसे कहा गया है, आप इसको समझ चुके हैं कि काव्यांश में माँ कहा गया है हमारी धरती माँ को, धरती माँ को माँ कहा गया है। कवि मस्तक और कमर पर क्या लगाना चाहता है, आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए जरा, ये यहाँ पर बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मत दो चरण की धूल थोड़ी, यानी कि चरण की धूल और जो ढाल है उसको वह ऊपर आया ना, कमर पर ढाल और चरण की धूल, यानी कि ढाल और धूल ये वह अपनी कमर और मस्तक पर लगाना चाहता है। कवि किस ऋण की बात करता है, धरती पर जो जन्म लिया, जिस देश की धरती में जन्म लिया और विकास किया, उसका ऋण यहाँ पर देने की अर्थात चुकाने की बात कर रहा है। इसमें आप ये माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं किंचन, यहाँ पर ये कहता है ना कि मैं यहाँ पर जो यहाँ अंत माया आयु का अक्षर अक्षर समर्पित, ये कहता है कि जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ का विकास मैंने भोगा है, तो विकास का ऋण और देश की धरती में जन्म लेने का ऋण। कवि के अनुसार धरती क्या स्वीकार करे, बलिदान को स्वीकार करें। क्या बलिदान करें, क्या स्वीकार करने की बात कर रहा है, यानी कि जो जो कवि के पास है वह उससे बलिदान करना चाहता है और उस बलिदान को स्वीकार करने की बात वो करता है। तो विकल्प 2 आएगा इसका। समर्पित, समर्पण प्लस इत, इसमें आप देख सकते हैं छोटी की मात्रा है, तो प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय जो निकालना होता है, आपको सबसे पहले देखना होगा कि प्रत्यय जो होता है वह शब्द के अंत में लगता है। तो पहली बात तो ये ध्यान देंगे आप, प्रत्यय यानी शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। और इसमें आप देखते हैं कि समर्पण एक शब्द होता है और उसमें इत लगाया गया है, और इत भी आप देखेंगे कि छोटी की मात्रा आती है, तो इत यहाँ पर प्रत्यय है। अब दूसरा गद्यांश अथवा वाला, इसमें भी आप इसी तरह से देखेंगे। भोर हुई पेड़ों की बीन बोलने लगी, पात पात हिले डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरणों के तार झनझना उठे, सपनों के स्वर डूबे धरती के गान में, लाखों ही लाख दिए तो तारों के खो गए, पूरब के अधरों की हल्की मुस्कान में, कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चले, खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी, जमे हुए धुएं सी पहाड़ दूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भोर काल होती है उस समय किस तरह का परिवर्तन होता है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी प्रकृति सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया है। विषय वस्तु आप समझ चुके हैं कि भोर काल का यानी उषा काल का समय यहाँ पर दिखाया गया है और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। पेड़ों के पत्ते हिलने और
फटने का क्या कारण है, यानी कि जो पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और किरणें फटने, यानी कि सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, यानी भोर हो रही है। ये रहा भोर होने के कारण। विकल्प 2 आएगा इसमें कि भोर यानी उषा काल हो रहा है, तो ये सब कार्य हो रहे हैं। काव्यांश के अनुसार दिए तारों के खो गए। तारों के दिए नहीं होते, यानी कि तारे लुप्त हो गए। इसका अर्थ होता है कि तारे ही अब चमकने बंद हो गए हैं, अर्थात रात समाप्त होने लगी है, तो तारे लुप्त हो गए। तो इसमें विकल्प 2 आएगा। सोने का कलश लिए कौन चले आ रही। सोने का कलश यानी कि स्वर्णिम, सोने जैसा, वो कौन है, उषा काल है। तो उषा यहाँ पर एक नायिका की तरह सोने का कलश लेकर चली आ रही है। तो ये विकल्प 4 होगा इसमें। काव्यांश में किस समय का वर्णन है। आप समझ ही चुके हैं कि प्रभात की बेला का, यानी प्रभात अर्थात सुबह, सुबह की जो बेला है, जो समय है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो विकल्प 1 है। तत्सम तद्भव आपको पता है, तत्सम होता है जो संस्कृत में बोले जाते हैं, उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है। तो अगर पूरब बोला जाता है तो उसको तत्सम रूप होगा पूरव। ये आप ध्यान देंगे, पूर्व, पूर्व यानी कि तीसरा विकल्प, तीसरा विकल्प इसका आएगा। तीसरा विकल्प हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। तो ये था अपठित गद्यांश और काव्यांश। अब आते हैं व्याकरण पर। इसमें आप देखेंगे हमें वाक्य पहचानने हैं। पहला जो प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है, तीसरे के 5 भाग हैं और इनमें से आपको 4 भाग हैं, उनके उत्तर देने होते हैं, क्योंकि ये 4 अंक का होता है। जो लंबा सा लड़का है वह रोहन है। आपको बताना है कि कौन सा प्रकार है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लंबा सा लड़का है, यहाँ तक वाक्य अधूरा रह जाता है, उसके बाद पूरा होता है वह रोहन है। इसमें 2 क्रिया हैं, एक तो लड़का है और वह रोहन है, यानी कि 2 क्रिया है, दोनों मुख्य हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहला वाक्य है वह आगे जा करके दूसरे वाक्य से पूरा होता है। तो इस तरह की स्थिति जहाँ पर आती है, जहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा गौण होता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो पहला विकल्प होगा यहाँ पर मिश्र वाक्य। कौन सा संयुक्त वाक्य है ये बताना है। संयुक्त वाक्य जिसमें दोनों ही प्रधान वाक्य होते हैं, कोई भी प्रधान या गौण नहीं होता, दोनों ही प्रधान होते हैं और जिनको योजक द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेविड संगीतज्ञ है, इसलिए काफी लोकप्रिय है। डेविड संगीतज्ञ है, पूरा आशय स्पष्ट है और यह पूरा वाक्य है और काफी लोकप्रिय है, ये भी पूरा स्पष्ट है। इसको इसलिए से जोड़ा गया है, तो इसलिए यहाँ पर समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य, ये विकल्प 3 है, इसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। विद्यालय में वक्ता न आकर धर्म पर भाषण दिए, संयुक्त रूप में कैसे रूपांतरित होगा। यानी कि 2 वाक्य, अभी आपने ऊपर देखा था कि डेविड संगीतज्ञ है इसलिए काफी लोकप्रिय, दोनों प्रधान वाक्य थे। इसको भी हम कैसे 2 वाक्यों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए, जो आकर क्रिया है इसको हम मुख्य क्रिया में बदल देंगे, तो अपने आप ही ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा। विद्यालय में वक्ता आए और धर्म पर भाषण दिए, इनको बीच में हम जोड़ेंगे और के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका विकल्प होगा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। घ देखिए, जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं। तो जो साहसी होते हैं, इसमें आपको ये देखना है कि जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं। इसमें से जो रेखांकित यानी जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, वो उपवाक्य कौन से प्रकार का उपवाक्य है। यानी जो विजयी होते हैं वे कैसे होते हैं। तो विजयी होने वाले की विशेषता बताई गई है कि विजय वही होता है जो साहसी होता है, यानी साहसी विजयी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, यानी विशेषण, ये विकल्प 4 है। इसको आप समझ सकते हैं ना कि ये आप देखिए जरा, इसको ये कहना चाहता साफ साफ कि कौन विजयी होता है, साहसी विजयी होता है। तो साहसी जहाँ पर आया है वो विजय की विशेषता बता रहा है, तो ये एक तरह से विशेषण आश्रित उपवाक्य बन जाता है। फिर है मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको बताने हैं।
ये आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे कि 3 होते हैं जो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं। संज्ञा होता है, विशेषण होता है और क्रिया विशेषण होता है। ये 3 होते हैं। तो 3 उपवाक्य होते हैं जिनके हम बताते हैं कि कौन सा उपवाक्य होगा। संज्ञा हो सकता है, विशेषण हो सकता है और क्रिया विशेषण हो सकता है। अगला है वाच्य। मरीज से अब चला नहीं जाता। अब ये कौन सा वाच्य है हमें बताना है। तो इसको आप देखिए कि मरीज से अब चला नहीं जाता। एक तो इसमें असमर्थता है और एक जो करता है उसके साथ विभक्ति लग गई है से, तो दोनों और क्रिया का विस्तार है। तो आप कह सकते हैं कि ये भाववाच्य है, जहाँ असमर्थता होती है और साथ में ये जो कर्ता के साथ विभक्ति होती है और देखिए क्रिया का विस्तार है, तीनों चीजें हैं, तो ये भाववाच्य में आएगा। रोहन पुरस्कार प्राप्त करता है। अब ये कर्म वाच्य में बदलना है। तो एक तो करता है उसके साथ विभक्ति लगा दीजिए और क्रिया का विस्तार कर दीजिए। रोहन से या रोहन द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है, ये आप समझ सकते हैं कि क्रिया का विस्तार हो गया और रोहन जो करता है उसके साथ विभक्ति लगा दी, तो रोहन द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभक्ति यहाँ भी लगी हुई है से और यहाँ भी लगी है द्वारा, लेकिन आपको ये देखना है कि ये वर्तमान काल में है तो ये भी वर्तमान काल में ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी में आप देख सकते हैं कि ये भूतकाल में हो गया है, ये भविष्य काल में हो गया है और ये भूतकाल में हो गया है। लेकिन हमारा क्योंकि ये रोहन पुरस्कार प्राप्त करता है वर्तमान में है तो इसको भी वर्तमान में ही होना चाहिए। तो ये विकल्प 3 आएगा। आपको ये बताना है कि कौन से वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकते हैं। ये कर्तृवाच्य होता है। ये आपको याद करना है कि जो कर्तृवाच्य होता है उसमें दोनों ही तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। केवल यही एक ऐसा वाच्य है जिसमें दोनों ही तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से भाववाच्य कौन सा नहीं है। तो अब देखिए जरा, पहला छोड़ दीजिए, उसको बाद में बताती हूँ। आइए अब चला जाए। अब चला जाए यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो अकर्मक है और क्रिया का विस्तार है। मुझसे अब देखा न जाता, क्रिया का विस्तार है, इसके से विभक्ति है। माँ से अब चला नहीं जाता, क्रिया का विस्तार है और माँ कर्ता के साथ विभक्ति है। और देख सकते हैं कि ये दोनों में असमर्थता है। तो ये ही तीनों ही भाववाच्य है, लेकिन जो बच्चों ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, यहाँ पर क्रिया का विस्तार नहीं है। पूर्ण कर लिया गया है तब क्रिया का विस्तार होगा, यहाँ क्रिया का विस्तार नहीं है और कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति भी नहीं लगाई गई है। तो इसका भाववाच्य का सही विकल्प कौन सा नहीं है? पहला इसका सही विकल्प नहीं है। मेरे द्वारा पतंग नहीं उड़ाई जा सकती, कर्तृवाच्य बताना है इसका। एक तो उड़ाई जा सकती, इसको हमें क्रिया का विस्तार है, इसको कम करना है और मेरे द्वारा में द्वारा विभक्ति को हटा देना है। तो मैं आ जाएगा, मेरे द्वारा की जगह आएगा मैं। अब आप सोच लीजिए क्या आ सकता है। मैं पतंग नहीं उड़ा सकता। देखिए यहाँ पर मैं पतंग नहीं उड़ाता, ये भी देख सकते हैं आप, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर आएगा उड़ा नहीं उड़ा सकता, यानी कि मैं पतंग नहीं उड़ा सकता। प्रश्न 5 है, आपको बताना है यहाँ पर पद परिचय। वह स्कूल का सबसे योग्य छात्र है। इसमें जो योग्य है वो रेखांकित है, यानी कि आपको योग्य का बताना है कि उसमें उसका पद परिचय क्या होगा। तो इसका पद परिचय देखिए, योग्य क्या, छात्र। छात्र क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? योग्य, यानी ये विशेषण है। तो विशेषण है और उसके क्वालिटी बताई गई है, उसके गुण बताए गए हैं कि वह योग्य है, तो गुणवाचक है। विशेषण है, गुणवाचक है। फिर आप देख सकते हैं कि एक अकेले के बारे में बातचीत है तो एक वचन है, और छात्र है, छात्रा नहीं है, छात्र है तो पुल्लिंग है, और यहाँ पर विशेष्य है छात्र, तो इसका विकल्प होगा ये चौथा जो विकल्प है ये सही होगा। सावित्री पत्र लिखती है, इसमें सावित्री का आपको बताना है कि वो क्या है। अब देख सकते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके साथ साथ एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है
और कर्ता का कार्य भी करे, यानी कि कर्ता कारक है, तो ये वाला इसका विकल्प होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक, पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पुस्तकें हाथों हाथ बिक गई, ये बिकना क्या है, इसमें क्रिया है, इसमें बिकना क्रिया है। क्रिया कैसे हो रही है, तरीका बताया गया है, हाथों हाथ, तो ये क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो क्रिया की विशेषता कहलाती है क्रिया विशेषण। अब तरीका बताया कैसे, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, और बिकना यहाँ पर क्रिया है, तो इस क्रिया की विशेषता बताई गई है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर है, इसका बताना आपको, जो अभी ऊपर किया था आपने वैसा ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, ये एक वचन है। और अकबर के, अब आप ये देखिए जरा, अकबर के, अब आपको ये बताना है कि ये कारक कौन सा है। यहाँ पर अकबर के अर्थात संबंध कारक दिखाता है, ये संबंध, अकबर के नवरत्न और अकबर में संबंध दिखाया गया है ना, तो ये संबंध कारक है। आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दो जगह है, लेकिन एक जगह अधिकरण दे रखा है, यहाँ पर संबंध दे रखा है, तो आपको ये भी देखना है कि कारक कौन सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अकबर और नवरत्न इनको आपस में संबंध किसके द्वारा दिखाया गया है, के विभक्ति के द्वारा, तो यहाँ पर होगा ये तीसरा विकल्प सही होगा, जिसमें कि संबंध कारक साथ में दे रखा है। श्री वर्मा ने हमें हिंदी पढ़ाई, अब आप यहाँ पर पढ़ाने का जो क्रिया है उसके बारे में बात करेंगे कि ये इसका पद परिचय क्या होगा। क्या पढ़ाया गया, हिंदी, और पढ़ाना कार्य होना यानी क्रिया, तो एक तो क्रिया है और सकर्मक है, क्योंकि क्या पढ़ाया गया का उत्तर आया है इसमें हिंदी, तो क्रिया और सकर्मक क्रिया, और हिंदी एक वचन में आएगी और हिंदी स्त्रीलिंग में आएगी, और पढ़ाई गई यानी भूतकाल पहले हुआ है, और यहाँ पर कर्तृवाच्य, कर्ता के द्वारा पढ़ाई गई, ये कर्तृवाच्य है, तो यहाँ पर क्रिया का विस्तार नहीं है ना, तो ये कर्तृवाच्य है, तो इसका विकल्प 2 होगा। ध्यान दीजिए आप, क्रिया है लेकिन सकर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भूतकाल है और कर्तृवाच्य है, क्रिया का विस्तार नहीं है ना, पढ़ाई गई नहीं है, पढ़ाई, तो ये कर्तृवाच्य है, तो इसका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प 2 इसका सही है। अब आते हैं रस पर। आप देख सकते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, आपने पढ़े हैं, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, 4 अंग होते हैं, तो रस के यहाँ पर कितने अंग होंगे, 4, तो विकल्प 2 इसमें सही बन करके आया है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है, यानी कि रस के 4 अंग होते हैं। हृदय में जो भाव उत्पन्न होने पर अंत तक रहते हैं, अंत तक बस केवल वही रहते हैं जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव ही हमेशा अंत तक रहते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए, रस श्रृंगार रस होता है जिसको रसराज कहा जाता है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, वीरता दिखा रहा है, युद्ध की बात कर रहा है, प्रस्तुत है युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा रस है, वीर रस है, तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का, जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम अगले भाग में लेंगे।